This is Ganesh Joshi. Welcome to Learn English with Ganesh Joshi. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को हम बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर लैंग्वेज होती क्या है। So when we talk about the language, the easy definition of the language is that it is a skill which is used to transform human thoughts into words. Or we can also say that it is a source of expressing human views, as for example Hindi, English, German, French, Roman, etc. तो भाषा के संदर्भ में उसकी परिभाषा को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाषा आखिर क्या काम करती है। भाषा हमारे मन के भावों को शब्दों में ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका है। हमारे मन में उठने वाली कोई बात को हम कैसे शब्दों में कन्वर्ट करें, उस स्किल का नाम भाषा है। Now the next thing which comes out from this talk, that is skill. अब एक नई बात यहाँ पे निकल के आई कि स्किल, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर स्किल क्या होती है। So defining a skill, we can say a skill is the practical ability to perform a task or do something well. It is the learned or innate ability to act with determined results with good execution, often within a given amount of time, energy or both. स्किल क्या होती है? स्किल को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग एक स्किल है और किसी स्किल को हम सब्जेक्ट की तरह नहीं सीख सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कहूँ कि आप स्विमिंग के आपको कुछ वीडियोस दिखाए जाए और आपको स्विमिंग की सारी थ्योरी 6 महीने तक पढ़ाई जाए और एक फाइन डे में आपको स्विमिंग पूल पे धक्का दे दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप स्विमिंग कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्किल्स को पढ़ के और देख के नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना पड़ता है और हमें उस स्किल्स का रिपीटेशन चाहिए होता है। एग्जाम्पल के लिए सिंगिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, playing musical instruments, public speaking, etc. are the examples of skills. So, what are the needs for learning a skill? एक स्किल को सीखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग, उसकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। विदाउट इन चीजों के हम किसी स्किल्स में महारत हासिल नहीं कर सकते। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट एक डिफरेंट चीज होती है। सब्जेक्ट क्या होता है कि अ सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज और स्टडी, स्पेशली वन दैट यू स्टडी एट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एज फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और लैंग्वेजेस। सब्जेक्ट क्या काम करता है कि सब्जेक्ट में हम किसी स्पेशल एरिया ऑफ मैटर का स्टडी करते हैं और उसके कंसेप्ट को समझते हैं। जनरली जो काम स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में करते हैं, कुछ फैक्ट्स को याद करते हैं और उस फैक्ट्स के बेस पे हम कुछ थीसिस तैयार करते हैं, वो सारा कुछ सब्जेक्ट का पार्ट होता है। जिसके एग्जांपल के रूप में मैथमेटिक्स की स्टडी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को पढ़ना, और इवन दो लैंग्वेजेस के भी राइटिंग और जो रीडिंग के पार्ट होते हैं, राइटिंग और रीडिंग का पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट होता है और स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो स्किल पार्ट होता है। Now the question arises, how can we get a subject? कैसे किसी सब्जेक्ट पे हम कमांड हासिल कर सकते हैं? तो सब्जेक्ट्स आर गेन्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, उसके लिए हमें फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, उस रीडिंग करनी पड़ती है एंड रिसर्च। और बेसिकली सब्जेक्ट किस चीज से बना होता है? सब्जेक्ट कंप्राइजेस द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ स्टडी। सब्जेक्ट जो होता है वो किसी चीज के थ्योरेटिकल नॉलेज को और या फिर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी का पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मैथमेटिक्स के थ्योरेटिकल नॉलेज को ले लें और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझ लें, तो वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव नॉलेज कहलाएगा। अब बात करते हैं कि किसी भाषा के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो दुनिया की चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग।
किसी भी भाषा को सीखने का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है लिसनिंग। इसका एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आपने कभी न्यूली बॉर्न बेबी को देखा होगा। वो न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है लगभग साल भर तक बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन कंटिन्यूअसली वो अपने परिवेश में रहने के कारण अलग अलग प्रकार के शब्दों को सुन पाता है। और आप ये देखेंगे कि लगभग 1-1.5 साल के बाद, कोई 1 साल कोई 1.5 साल, अलग अलग समयावधि हो सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक दिन वो बोलना शुरू करता है। तो यानी कि सबसे पहली जरूरत किसी भाषा को सीखने के लिए है वो होती है लिसनिंग। और जैसे ही कंटिन्यूअस लिसनिंग होगी, स्पीकिंग ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगी। और उसके थर्ड नंबर पे रीडिंग, और उसके बाद राइटिंग, यानी कि इसका जो क्रम होता है वो LSRW होता है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इन द our day to day life, or even though in the school we are doing the writing part earlier, then we are doing the reading, and we are not having the opportunity to speak that language, as well as we are not able to listen these any particular language, क्योंकि हमको लिसनिंग का अवसर नहीं मिलता है। और लिसनिंग नहीं मिलने से स्पीकिंग हमारी नहीं हो पाती, और हम केवल रीडिंग और राइटिंग के कंसेप्ट पे उलझे रहते हैं, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द नॉलेज है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लैंग्वेज जो है वो स्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपको बोलना है और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है तो उसके लिए स्किल लगती है, उसे स्किल के रूप में हमें समझना पड़ेगा, न कि सब्जेक्ट के रूप में। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि आखिर वो कौन से तरीके होंगे जिनसे हम किसी भाषा को सीख सके। तो वेज ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब हम ये समझेंगे कि आखिर डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड, this is the method in which we acquire the language through the environment, surrounding and atmosphere. As for example, learning Hindi in India, learning French in France, learning English in UK. डायरेक्ट मेथड के भीतर हमारे पास एक ऐसा वातावरण होता है जहां पर हम 24/7 उस भाषा को सुनते हैं और उसके अनुप्रयोग के तमाम अवसर हमें उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पे भारत में पैदा होने वाला एक बच्चा हिंदी को बिना किसी परिश्रम के सीख सकता है। वैसे ही एक बच्चा जो फ्रांस में पैदा होता है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बिना किसी स्पेशल एफर्ट्स के सीख सकता है। और यही बात इंग्लैंड में पैदा होने वाले बालक के साथ भी होती है कि वो विदाउट एफर्ट्स अंग्रेजी की भाषा को सीख सकता है। लेकिन चूंकि हमें किसी विदेशी भाषा को सीखने के लिए ये अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए हमें इनडायरेक्ट मेथड का सहारा लेना पड़ता है। इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ता है? इनडायरेक्ट मेथड में हम we do not learn the things through the environment, surroundings and atmosphere. We acquire the language through practice. इनडायरेक्ट मेथड में हम लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स और एटमॉस्फेयर हमें हेल्प नहीं करता, क्योंकि ये चीजें हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थ्रू हम लैंग्वेज को गेन करते हैं। और जो टूल्स इनडायरेक्ट मेथड के होते हैं उसमें दो महत्वपूर्ण टूल होते हैं, एक तो होते हैं वर्ड्स और दूसरा होता है सिंटेक्स। सबसे पहले हमें जिस भी भाषा को सीखना होता है उसके वर्ड्स को हमें गेन करना पड़ता है, और उन वर्ड्स को सीखने के बाद उसके सिंटेक्स पैटर्न को सीख के उनके वर्ड्स को हम वाक्य अनुप्रयोग में प्रयोग में लाते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर वर्ड्स क्या होते हैं। These are the smallest unit of a language which are formed with alphabets, as for example cat or bat, dog, pencil, etc. वर्ड्स जो हैं वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो अल्फाबेट्स से मिलकर बनती है। और अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स जनरली लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नोन एज अल्फाबेट्स। अंग्रेजी में A से लेकर Z तक के जो लेटर्स होते हैं उसे हम अल्फाबेट्स कहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के अल्फाबेट्स होते हैं, एक वावल्स होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वावल्स को। A, E, I, O, U are the vowels, but sometimes some consonant sounds like vowels are called semi-vowels, glides, approximants. As for example, Y and W are considered as semi-vowels. इंग्लिश में 5 जो लेटर्स हैं A, E, I, O एंड U, जनरली इनको वावल कहा जाता है। लेकिन कभी कभी इंग्लिश में कुछ कॉन्सोनेंट साउंड भी होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं जो वावल साउंड की तरह बिहेव करते हैं, उसको हम सेमी वावल्स या ग्लाइड्स या अप्रोक्सीमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय में Y, क्राई में Y और वेल में W, इन तीनों वर्ड में Y और W एज अ सेमी वावल काम कर रहा है। There must be a vowel sound in every word, or we can say that
द वर्ड can't be formed without the vowel sound. किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हमें एक वावल साउंड की जरूरत होती है, यानी कि जब भी कोई वर्ड बनेगा तो उस कॉन्सोनेंट लेटर के कॉम्बिनेशन में एक वावल साउंड का कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए, तभी वो वर्ड पॉसिबल होगा। इवन अगर आप बहुत ही सबसे छोटे वर्ड की बात करें, जैसे इंग्लिश में अ सबसे छोटा सिंगल लेटर का वर्ड है, लेकिन अ भी जो है वो वावल साउंड से बना है। उसी प्रकार से कैट में अ वावल साउंड है, बैट में ए वावल साउंड है, ऑन में ओ, एट में ए, प्ले में ए और सिट में आई। यानी कि हम कह सकते हैं कंक्लूजन के रूप में कि बिना वावल साउंड के कोई भी वर्ड कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, these 21 letters are called consonants. और ये जो 21 लेटर्स है ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। लेकिन वावल और कॉन्सोनेंट्स होने के लिए अल्फाबेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका साउंड्स होता है कि किस तरीके का साउंड वो पर्टिकुलर लेटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब बात करते हैं साउंड्स की। These 26 लेटर्स, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं जो 44 तरह के डिफरेंट साउंड्स पैदा करते हैं। एंड language which are classified as either consonants or vowel sounds are also known as phonemes. Sounds को हम लोग phonemes भी कहते हैं। अंग्रेजी के 26 लेटर 44 टाइप के डिफरेंट phonemes पैदा करते हैं, जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, जिसमें से कुछ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वॉइस कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ अदर कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और यदि हम वावल साउंड्स की बात करें तो अंग्रेजी में 7 शॉर्ट वावल्स होते हैं और 5 लॉन्ग वावल साउंड्स होते हैं और 8 डिफ्थोंग्स होते हैं। ये सभी मिलकर 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बनाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण टूल है इनडायरेक्ट मेथड में, वो होता है सिंटैक्स। ये सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स बेसिकली द रूल्स ऑफ ग्रामर व्हिच हेल्प अस इन यूजिंग अ लैंग्वेज इन अ एप्रोप्रिएट वे। इट टेल्स अस how a language can be used accurately in all its forms, means speaking, writing and understanding. Syntax क्या करता है? Syntax किसी भी भाषा के वाक्य प्रयोग करने की विधि हमें सिखाता है, यानी कि किसी भी भाषा में कोई पर्टिकुलर वर्ड किस जगह पे यूज होगा, किस तरीके से कोई सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर सही होगा, ये सारी चीजें हमें सिंटैक्स की जानकारी से आती हैं। और सिंटैक्स की सही जानकारी से हम किसी भी भाषा के स्पीकिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों डायमेंशंस को भली भांति सीख पाते हैं। और सिंटैक्स की जानकारी के बाद हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप होती है कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकें। अब सेंटेंस क्या होता है? जनरली अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, दोज आर प्लेस्ड इन अ सेंटेंस according to rules of grammar and they convey a certain meaning. A sentence must have a subject and a verb. Sentence क्या कहता है? Subject जो है sentence के अंदर different parts of speech like subject, verb, adverb and सभी parts of speeches मिलके एक sentence बनाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि sentence जो है वो different words का एक collection होता है, जो कि ग्रामर के रूल से उनकी प्लेसमेंट ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स बिल्कुल सही होती है, यानी कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां पर यूज होगा, ये सारी चीजें हमें तय करनी पड़ती है और उससे हम एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रमेश इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली, आई एम अ गुड बॉय, दिस इज अ कैट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अंग्रेजी में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन किसी भी सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। यदि किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव ना आए, कोई एडवर्ब ना आए, तो भी सब्जेक्ट सेंटेंस की परिकल्पना संभव है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस की परिकल्पना संभव नहीं हो सकती है। अ सेंटेंस हैज 2 मेजर कंपोनेंट्स। सेंटेंस के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? Subject of a sentence is a doer or about whom we talk. It may be a noun or a pronoun, or especially when we talk about the pronoun, it may be a personal or distributive pronouns. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी भी सेंटेंस में कोई काम करने वाला होता है या जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं।
जनरली सब्जेक्ट कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी स्पेशली या तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा लाइक ही, शी, आई, यू, वी, दे, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लाइक दिस, दैट, दीज और दोज होता है। एग्जाम्पल के लिए ही इज अ टीचर, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, आई एम अ बॉय, इसमें आई सब्जेक्ट है जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, राम इज माई फ्रेंड, इसमें राम सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। प्रेडिकेट इन एनी सेंटेंस व्हाटएवर लेफ्ट आफ्टर लिविंग द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजें प्रेडिकेट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए राम इज माई फ्रेंड, इसमें राम जो है वाक्य का सब्जेक्ट है, इसे अगर हम छोड़ दें तो इज माई फ्रेंड जो बचा हुआ जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट में बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जैसा कि मैंने कहा सब्जेक्ट होने के लिए क्या इसेंशियल है, सब्जेक्ट होने के लिए आपको जो नाउन और प्रोनाउन ही इसेंशियल हैं, कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये नियम प्रेडिकेट के संबंध में लागू नहीं होता है, प्रेडिकेट के अंदर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो सकता है। अब हमने बात करी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो हम ये जानेंगे कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी के शब्दों का वर्गीकरण जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं वो या तो नाउन होंगे या वर्ब होंगे या एडजेक्टिव होंगे या कोई ना कोई 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई हिस्सा जरूर होंगे। यानी कि यह वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स जो है कि आखिर कोई वर्ड किस कैटेगरी में आएगा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पुरानी ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ करते थे, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमिनर्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।